नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है तीर्थ यात्रा। आइए सुनते हैं कहानी को। अरे आप फिर से भिंडी पाव भर ही ले आए हैं। कितनी बार आपसे कहा है कि भिंडी गल जाती है, घर में 5 जन हैं, पूरी नहीं पड़ती, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं। सब्जी के थैले में कम भिंडी दिखाई देती तो मनीषा अपने पति नीरज पर चिल्लाई, अरे मेरी राम प्यारी, हम भी तो हमेशा तुमसे यही कहते हैं ना कि आलू मिलाकर उसे बराबर कर लिया करो। मुस्कुराते हुए नीरज ने पत्नी को जवाब दिया और दुकान चला गया। बचपन से नीरज अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा रहा था। पिता की हर आज्ञा का पालन करना वो अपना धर्म समझता था। उसके पिता सोमनाथ जी एक सरकारी दफ्तर में क्लार्क थे, लेकिन 2 बेटियों के बाद जन्मे अपने बेटे से उनको बहुत उम्मीदें थी। वो नीरज को एक बड़े अफसर के रूप में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटियों का दाखिला तो सरकारी विद्यालय में कराया और बेटे का प्राइवेट स्कूल में। नीरज जब 10वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था, तब एक दिन उसकी बुआ मालती आई और रोते हुए अपने भाई से कहने लगी, अपना पेट काट कर उस नासपीटे को पढ़ाया, लेकिन नौकरी करने दूसरे शहर गया तो वहीं का होकर रह गया। पहले तो कभी कभी आ भी जाता था, लेकिन इधर 2 साल से तो उसे देखने को अखियां तरस गई हैं। कुछ दिनों पहले उसके पड़ोस के शर्मा जी भी नीरज के पिता को दुखी होकर यही बता रहे थे कि सोमनाथ जी नौकरी करते ही मेरे बेटे मानव के तो पर लग गए। जब नीरज सोचने लगा कि मैं नौकरी करने बाहर चला जाऊंगा तो मेरे माँ पापा भी अकेले रह जाएंगे, उसी समय उसने ठान लिया कि वो नौकरी नहीं करेगा। उसके पिता ने सोचा समय के साथ उसके विचार बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहनों की शादी के बाद तो नीरज ने अपनी पढ़ाई ही छोड़ दी और अपने एक मित्र के किताब की दुकान पर बैठकर काम सीखने लगा। वहीं उसे स्टेशनरी शॉप खोलने का ख्याल आया। मेहनती तो वो था ही और बुद्धिमान भी। बस कुछ महीनों में उसने अपनी छोटी सी कॉपी पेंसिल की दुकान को स्टेशनरी शॉप में बदल दिया। स्कूल कॉलेज के नए सत्र के आरंभिक समय में तो उसकी शॉप में तिल रखने की जगह भी नहीं रहती थी। उसके पिता ने संतोष कर लिया कि मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो क्या, अपना शौक तो बेटे को अपने पैर पर खड़े देखने का था। जो हो गया तो सोमनाथ जी ने मनीषा नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से उसका विवाह करा दिया। साल भर बाद मनीषा ने पुत्र को जन्म देकर अपने सास ससुर के दादा दादी बनने का अरमान भी पूरा किया। नीरज की जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो हर छोटे बड़े काम में अपने पिता की सलाह ले लेता था। पास पड़ोस वाले तो उसकी माँ को यहाँ तक कह देते, नीरज की माँ, तुम्हारा बेटा तो श्रावण कुमार है। सुनकर माँ फूली नहीं समाती थी। बेटे के दूसरे जन्मदिन पर नीरज ने अपने पिता से कहा, पापा, मनीषा की इच्छा है दिल्ली घूमने की, आप लोग कब चलना चाहते हैं? सुनकर सोमनाथ जी हाँ हाँ करके हंसने लगे। अपने तिजोरी से रुपयों की एक गड्डी निकालकर बेटे के हथेली पर रखते हुए बोले, तुम लोग जाओ बेटे, बहू आई है, जब से कहीं बाहर नहीं निकली है, उसे घुमा लाओ, उसका भी मन बहल जाएगा। नहीं बाबूजी, हम सब साथ। कहा ना तुम लोग जाओ, सोमनाथ जी कड़क स्वर में बोले तो जी पापा कहकर नीरज अपनी पत्नी बेटे के साथ ही घूमने जाने के लिए टिकट लेने चला गया। सप्ताह भर बाद नीरज दिल्ली से घर लौटा। बस तभी से उसने अपने हाथ तंग करने शुरू कर दिए। मनीषा समझ नहीं पाती कितने खुले हाथ वाला उसका पति अचानक इतना कंजूस कैसे हो गया। दीपावली पर माँ के लिए नई साड़ी और पिता के लिए नया कुर्ता लाया तो मनीषा ने पूछा, आप अपने लिए भी कुर्ता क्यों नहीं लाए? आपके कुर्ते का मैं 2 बार सिल चुकी हूँ। अब तो मनीषा जी, हमें तो दुकान में बैठना होता है, पापा जी को लोगों के बीच उठना बैठना होता है ना। हंसते हुए वो बात को टाल गया। अंश स्कूल जाने लगा था। एक दिन उसने अपने पिता से नए जूते की फरमाइश की। जवाब में नीरज उसके गाल पर प्यार से एक चपत लगाते हुए बोला, मैं तो एक जूता पूरे साल पहनकर जाता था, फिर भी नहीं टूटता था। तू क्या अपने जूते से कुश्ती लड़ता है? ला दे, अभी ठीक करवा देता हूँ। पापा नया तेरा जन्मदिन पर दूंगा।
सुनकर अंश बेचारे ने अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन नीरज अपनी शॉप से घर जा रहा था। रास्ते में उसे यशोदा काकी ने टोक दिया। लल्ला, कल आधी रात को कहाँ जा रहे थे? किसी से मिलना था? कहते हुए उनकी आंखें चमक उठी। कल नहीं तो काकी, कहकर चुपचाप निकल गया। काकी कब रुकने वाली थी? अगले दिन नीरज के शॉप पर जाते ही उसके घर पहुंच गई और उसकी माँ को पुकारते हुए बोली, नीरज की माँ, गजब हो गया तुम्हारे नीरज का। क्या हुआ हमारे नीरज का? नीरज की माँ ने भी उसी लहजे में पूछा। फुसफुसाते हुए काकी बोली, तुम्हारे नीरज का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो रोज रात को पीछे वाली गली में जाता है। ये क्या कह रही हो यशोदा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? नीरज की माँ ने भी गुस्से से पूछ लिया। हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया था तो छत पर सोने जा रहे थे, तब तुम्हारे नीरज को गमछे से मुंह ढांपे जाते हुए देखा। हमारा काम था तुम्हें बताना, आगे तुम जानो, कहकर यशोदा काकी तो चली गई। लेकिन घर में कोहराम मच गया। मनीषा तो अपनी सास से लिपट कर रोने लगी और उसे भला बुरा कहने लगी। सोमनाथ जी समझदार आदमी थे। दोनों महिलाओं को शांत किया और उनके साथ मिलकर बेटे को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। रात्रि के 10 बजे तक जब तक सब लोग खा पीकर सो गए, तब हमेशा की तरह नीरज उठा और गमछे से अपना सिर ढककर बाहर निकल गया। घर वाले तो इसी इंतज़ार में थे और अंश गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तीनों की नींद उड़ी हुई थी। उन्होंने घर के बाहर कुंडी लगाई और नीरज के पीछे पीछे चल पड़े। नीरज घर के आगे रुका और धीरे से कुंडी खटखटाने लगा। नीरज की माँ वो घर पहचान गई, बोली, ये तो केशव का घर है। माँ जी, मनीषा ने सास के मुंह पर हाथ रख दिया। दरवाज़ा खुलते ही नीरज अंदर गया और दरवाज़ा फिर से बंद। सोमनाथ जी ने तनिक भी देर नहीं की और कुंडी खटखटा दी। दरवाज़ा खोलते ही केशव बोल पड़ा, चाचा जी आप? चाचा जी के बच्चे, कहाँ है वो नालायक? चाचा जी, मेरी बात तो सुनिए। केशव ने सोमनाथ जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और लगभग घसीटते हुए बेटे को घर ले आए। रात तो सबने जाग कर काटी और सुबह होते ही घर के अहाते में पंचायत बैठी। सोमनाथ जी गुस्से से बेटे पर बरस पड़े। घर में खर्च के लिए तेरे पास पैसे नहीं हैं और गुलछर्रे उड़ाने के लिए? नहीं चाचा जी, आपका नीरज तो इस कलयुग में भी श्रावण कुमार ही बना रहा। केशव ने सामने आते ही सोमनाथ जी को टोक दिया। क्या मतलब? मनीषा और उसकी सास ने संवेद स्वर में पूछा। केशव बताने लगा, आपके दिए पैसे लेकर नीरज मेरे पास आया और बोला कि मुझे कहीं नहीं जाना है। उसका चेहरा देखकर मैं समझ गया कि कुछ तो हुआ है। मेरे पूछने पर वो रोने लगा और बताया कि माँ पापा जी को रुपये वापस करने जा रहा था कि माँ की आवाज़ सुनाई दी। कह रही थी, आप अपने बाबूजी को तो तीरथ करा ना सके, दो दो बेटियों का बोझ था, लेकिन लगता है कि तीरथ करने की हमारी इच्छा भी अधूरी रह जाएगी। ऐसा क्यों कहती हो भाग्यवान? तो क्या कहूँ, बड़ी मुश्किल से कुछ रुपए बचाए थे, वो भी आपने अपने लाडले को दे दिए। अभी उनके खेलने खाने के दिन हैं, उनकी कौन सी उम्र भागी जा रही है। फिर इसके आगे नीरज सुन नहीं सका था। हमसे कहने लगा कि हमें घूमने नहीं जाना, हमें अपने माँ पापा जी को 4 धाम की यात्रा कराना है। तब मैंने उससे कहा कि अभी तू नहीं जाएगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। उन्हें 4 धाम यात्रा कराने की जिम्मेदारी हमारी। बस चाचा जी दिल्ली से वापस आते ही नीरज अपनी ज़रूरतों में कटौती करके मेरे पास रुपए जमा करने लगा। हर 2 दिन पर आकर पूछता कि यात्रा के लिए मुझे और कितने रुपए चाहिए। चाचा जी, रात को वो इसलिए आता था कि आपको पता ना चले, लेकिन अब तो सब भंडाफोड़ हो गया। अब कैसे नीरज? तो उसकी माँ बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चिंता क्यों करता है पगले, हम सब मिलकर तेरा सपना पूरा करेंगे। 15 दिनों के अंदर ही केशव ने नीरज के माता पिता को 4 धाम की यात्रा बुकिंग करा दी। नीरज ने उन्हें गाजे बाजे के साथ बस में बिठाकर विदा किया। वापस आने पर नीरज ने उनके चरण स्पर्श करने लगा तो सोमनाथ जी उसे अपने हृदय से लगाते हुए बोले, तेरे जैसा श्रावण बेटा सबको मिले, तूने हमारी सभी अरमान पूरी की।
ईश्वर तेरी हर मनोकामना को पूरी करे, बहू की गोद भरी रहे और हर जन्म में तू ही हमारा श्रवण कुमार बने। हमने तो प्रभु से यही प्रार्थना की है, नीरज की माँ ने बेटे से कहा। तो नीरज भावुक हो गया। तभी अंश ने सोमनाथ जी से पूछा, दादाजी, आपको तीरथ पापा ने कराया, पापा को तीरथ मैं कराऊंगा, फिर मुझे तीरथ कौन कराएगा? उसकी भोली बातें सुनकर सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। हंसते मुस्कुराते परिवार को देखकर यशोदा काकी की आंखें भी खुशी से भर आई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।